तो हमने पहला देखा था कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, वो हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि राइट टू इक्वालिटी का दूसरा भाग था। इसमें हमने बेसिक जानकारी देखा था कि इसका ओरिजिन किसके अंडर हुआ, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन कंसेप्चुअली इसको एरिस्टोटल ने बताया था, है ना। और ये एक तरह का पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसलिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कहता है स्टेट को, है ना, कि आप लॉज को यूनिफॉर्म अप्लाई मत कीजिए, आप नॉन यूनिफॉर्म अप्लाई कीजिए। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि समाज में बहुत सारे लोग सिमिलरली प्लेस्ड नहीं हैं, है ना, बहुत सारी इनइक्वालिटी है। और अगर इन इक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो एक तरह की नाइंसाफ़ी हो जाएगी, या समान तरह का ट्रीटमेंट अलग अलग लोगों के बीच करेंगे तो भी इनइक्वालिटी होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मेरे पीछे एक रेस ट्रैक बनाया हुआ है, मान लीजिए कि 400 मीटर का एक रेस हो रहा है, ठीक है। अभी जब आप इसको देखते हैं, ऐसा ट्रैक मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फिनिश लाइन है वो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होती है वो सबके लिए डिसिमिलर होता है, अलग अलग होता है। वो किस लिए है? क्योंकि 400 मीटर तो सबको दौड़ना है, तो ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को बराबर करने के लिए ही, क्योंकि सर्कल की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको मालूम है कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए उनको सिमिलरली प्लेस्ड करने के लिए सबसे पहले उनको अलग अलग बैठाया जाता है ताकि वो सेम रेस दौड़ सकें। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर लोग अलग अलग सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है, अगर अलग अलग हैं, तो उनको सबसे पहले सिमिलर प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, तब जाके कहीं बराबरी की बात हो पाएगी। तो ये इसका बेसिक क्रक्स जो है ना, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, वो यही है। जब आप इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो क्या लिखा है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जो लोग समान तरह के हैं उन्हीं में बराबरी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आइडेंटिकल ट्रीटमेंट करते हैं अनइक्वल लोगों के बीच, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी को ही जन्म देगा। इसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के हमारे सामने आती है वो ये है कि सरकार जो है, जो भी सरकार आएगी सेंटर में या राज्य में, है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो लोग अनइक्वली प्लेस्ड हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये इनहेरेंटली ये है कि सब लोग एक समान टैलेंट के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन सबको एक समान अपॉर्चुनिटी जरूर दे सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वेलफेयर कॉन्सेप्ट है सर, जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं। तो क्या करती हैं, अब मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक आधार पे अगर हमारे समाज को ही देखा जाए तो ढेर सारे वर्ग हैं। आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, फिर पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांगजन और विमेन हैं। तो ये लोग अलग अलग तरह से डिसिमिलरली प्लेस्ड हैं समाज में, तो उनको एक समान अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम का उदय हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का बेसिस अगर संविधान में कहीं है तो वो आर्टिकल 14 के दूसरे मीनिंग में, जिसमें कि राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बताया गया है। इसको आप दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह का है तो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन पॉजिटिव है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि वो सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। और इसमें रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलता है? हमारे यहाँ एजुकेशन में, जॉब्स में। तो आगे के आर्टिकल में आप देखेंगे आर्टिकल 15-16 में तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब्स में, यानी खास करके सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन के प्रावधान हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यहीं से मिलता है। तो आई होप कि राइट टू इक्वालिटी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसमें कि 2 कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना। इससे डायरेक्ट सवाल कभी कभी इसके थ्योरी से ही पूछा जाता है। 66 बीपीएससी के पीटी में भी इससे डायरेक्ट सवाल आया था। थैंक यू।